it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओलिव बोर्ड लाइव मॉक 9 से 11 जनवरी 2026 के मैथ्स के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है कि 5,000 रुपये पे हमें 7% के हिसाब से 3 साल के लिए बताना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बेसिकली इनका डिफरेंस पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो, इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो जो बेस्ट मेथड मुझे जहाँ तक लग रहा है, हम इसका परसेंटेज वाइज करेंगे। आप बोलोगे 7% के हिसाब से 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7,021%। ठीक, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 × 3 = 21, और 3 स्क्वायर 147 और 3 × 4 = 3, दैट इज़ ये बन जाएगा आपका, कितना बनेगा, 4 3 और 7 3 0 5 0 2 2, तो ये बनेगा 22.50.43, 22.50। इसे मैं 22.50 भी ले सकता हूँ। ठीक है, रफली। तो देखो यहाँ पे 21% सिंपल इंटरेस्ट और 22.50% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, रफली आप बोलोगे 1.5% से एबव है हल्का सा, जो कि मैंने लास्ट में एक तरह से इसे कंसिडर नहीं किया, बट हम अपने क्वेश्चन में इसके करीब जाते हैं। अब 5,000 रुपये पे, ठीक है, 1.5%, 5,000 रुपये का 1.5% कितना आएगा, आप बोलोगे 75 रुपीज़। ठीक, और 75 से हल्का सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, और एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। सो ये एक मेथड था, और ये आपको, खैर ये चीज़ अगर आपको समझ में आई होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे दोबारा बता देता हूँ। जो हमारा 3 साल के लिए नेट इफेक्टिव हम निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो होता है 3a² और a³। ठीक, अब क्या करना है, आपको सिर्फ 2 डिजिट कंसिडर करनी है। जैसे a³ जैसी करोगे 7 का तो 343 आएगा, तो आप सिर्फ 43 लिखोगे और 3 को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे नेक्स्ट में। ठीक, और नेक्स्ट की यूनिट डिजिट में आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। अब 3a² कितना होगा, a7 है तो 3 स्क्वायर 147, तो सिर्फ यहाँ 2 डिजिट कंसिडर करोगे आप, 4 7, एक जो बचा वो नेक्स्ट के यूनिट डिजिट में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, और 7 3 21। बस अब ये चीज़ आपको प्लस कर देनी है जो रिस्पेक्टिव पोजीशन में है। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है जल्दी निकालने का। ठीक है, और ये एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसा कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक वाटर टैंक दे रखा है। ठीक है, उसका एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसका रेडियस 7 है और हेड 20 है। और पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट वाटर टैंक का, और रेडियस इसकी 7 है और हाइट हमें 20 रखी है, और ये सरमाउंटेड है हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना रखा है, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, खैर, और होना भी चाहिए, खैर 7 आ गया। ठीक, हमसे बोला फाइंड द एक्सटर्नल एरिया टू बी पेंटेड एक्सक्लूडिंग द सिलेंड्रिकल बेस। कहने का मतलब एक्सटर्नल एरिया जो हमें पेंट करना है सिलेंड्रिकल बेस को एक्सक्लूड करते हुए, तो एक तरह से CSA ऑफ ये आ जाएगा इसका हेमिस्फीयर का। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना आएगा, आप बोलोगे 2πr²। और एक्सटर्नल एरिया एक्सक्लूडिंग द बेस कितना हो जाएगा, ये आप बोलोगे CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, दैट इज 2πrh। तो यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, 2πr कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा r+h। ठीक, अब देखो, अब इसमें खैर कैलकुलेशन है, नॉर्मल सी है, जो कि 222/7, रेडियस की वैल्यू में रखी 7, और यहाँ से ये जो r+h की वैल्यू आएगी, आप बोलोगे ये आ जाएगी 27। ठीक, 7 से 7 कट हुआ। इसमें अगर मैं लास्ट में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाऊँ तो मेरे को इतना मालूम है, 0000 तो आ ही नहीं रहा किसी में, है ना, और 11 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन तो 11 का मल्टीपल है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, और 00 वाले तो ऐसे भी ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा कहीं 0 या 5 है ही नहीं। ठीक है, ये भी एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, हमें 4 स्टेटमेंट दे दी और पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा होगा इसमें। पहला बोल रहा है कि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 2 कोड का, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर पे। कहने का मतलब, लेट सपोज एक कोई सर्कल है और हम 2 कोड बना रहे हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। अगर मैं यहाँ बनाऊँ और यहाँ इंटरसेक्ट इन्हें परपेंडिकुलरली कराऊँ, ठीक, एक मैं कंडीशन बता रहा हूँ, तो आपको मालूम है ये इक्वली तो डिवाइड होंगी नहीं। हम जो क्वेश्चन में बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 कोड, मतलब एक तरह से ये जो आपस में एक तरह से इक्वल लेंथ में डिवाइड करेंगे, वो सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट एक तरह से सेंटर पे करेंगे। तो वैसे तो होता सेंटर पे ही है, ठीक, लेकिन लेट अस सपोज अगर इस क्वेश्चन में आपको अगर इस चीज़ से कंफर्मेशन नहीं है, तो आप देखो अगले ऑप्शन पे शिफ्ट करो। ठीक, ए लाइन डेट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट। हमें मालूम है अगर कोई भी सर्कल दे रखा है, लेट अस सपोज अगर कोई सर्कल है, ठीक, अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है तो वो सीकेंट ही होता है। ठीक है, 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट सर्कल से। और अगर सिंगल पॉइंट से टच होकर गुजर रही है, ठीक है, बस छू रही है, दैट इज टेंजेंट, उसे हम बोलते हैं, वो होती है हमारी टेंजेंट। और एक लाइन होती है कि उसे हम कोड या डायमीटर बोलते हैं, अगर सिर्फ सर्कल के अंदर ही है वो,
ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स पे टच कर रही है, कहने का मतलब सर्कल के 2 पॉइंटों को टच कर रही है, ठीक है, ना एक्सटेंड हो रही है और ना ही मतलब एक तरह से एक्सटेंड नहीं हो रही है फर्दर, सिर्फ 2 पॉइंटों पे टच कर रही है सर्कमफेरेंस पे। तो वो होता है हमारा या तो कोड या तो डायमीटर, कोड भी होता है और एक तरह से डायमीटर। खैर लॉन्गेस्ट कोड को ही हम डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे उसे सेकंड बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ अपोजिट एंगल है, इस पे खैर मेंसुरेशन में हमने क्वेश्चन भी कई सारे कर रखे हैं, ठीक है, 180 डिग्री ही होता है। तो देखो हमें इतना मालूम है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला था, ठीक है, तो बी तो सही है भैया और सी भी सही है, और अगर बी और सी सही है दैट मीन्स कि हमारा आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। और ऑल आर करेक्ट अगर मैं फॉर एग्जांपल चूज़ कर लूँ तो आप बोलोगे कि कहने का मतलब हमारा ये ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि अगर मैं इसे कर देता हूँ तो ऑल आर करेक्ट वाला तो होगा ही नहीं फिर। तो दैट्स वाई जो हमारा आंसर है वो कहने की ऑल आर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि फिर उसके हिसाब से देखो ए वाला भी जो ऑप्शन है ये भी ऑटोमेटिकली हो गया। अगर ए वाला नहीं है, अगर आप ए पे टिक मारोगे, आप यूँ कह रहे हो कि ए एक तरह से इनकरेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट वाला तो हट गया ना, ऑल आर करेक्ट तो हट गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई जो हमारा आंसर है एक तरह से ऑल आर करेक्ट है। और इस चीज़ से ये भी कंफर्म हो जाती है कि कभी भी दो कोड अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेंटर पे ही करेंगे, ठीक है। ये देखो ये बन गई और ये एक तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये लेंथ बराबर, ये लेंथ बराबर, ये लेंथ बराबर और ये लेंथ बराबर, और ये रेडियस के बराबर ही होती है, खैर ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लगा ये मुझे तक अभी इस क्वेश्चन में फंसाने वाला, जिसमें कहीं ना कहीं आपका एक तरह से दिमाग यूज़ होगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो कि आपको अवॉइड करनी है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा कोशिश करना कि एक तरह से आप सेकंड अटैम्प्ट में इन्हें ट्राई करें, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पिकअप करें जो आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ, और आपने उस पर कई बार एक तरह से कई मरतबा उस पर प्रैक्टिस कर रखी हो। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है और पूछा है हमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है आप बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स से क्या करना है आपको सॉल्व करना है। नॉर्मली बेसिक अप्रोच ये है कि बेसिकली आप क्या करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से एक्स बाय वाई जब निकालोगे तो एक तरह से वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैं वो नहीं कराने वाला यहाँ। यहाँ देखो सारा खेलना एक तरह से चीज़ों को एनालाइज करने का है। अगर आप देखोगे मैं कह रहा हूँ कि लेट से अपना ऑप्शंस को उठा के डाल दो, या तो आप वैल्यू पुट करके देख लो। फॉर एग्जांपल 65 है, मुझे पता है 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 का क्यूब मैं बनाने की कोशिश करूंगा इन दोनों में से किसी को, बट वाई का क्यूब 1 अगर मैं ऐड कर दूँ 65 मुझे दिख रहा है, ठीक है, 4 का क्यूब 1। अब मुझे इस 8x वाली क्यूब जो टर्म है इसे 4 का क्यूब बनाना है, तो कैसे बनेगा, 8 इंटू में 8, तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू कहीं ना कहीं 2 आएगी और y की एक तरह से 1 आ जाएगी, और ऊपर जब डालोगे 1 और सॉरी 2 और 1 x 2 1 तो 83 आ रहा है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर ऑप्शन ही पुट करके देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ अगर 2/5 आपने पुट किया, डिनोमिनेटर में 2 5 पुट करो, 8 8 64 और 5 का हो जाएगा 125, 125 और 64 आएगा आपका 189, ठीक है। तो 189 कहीं ना कहीं 65 या उसके फैक्टर में होना चाहिए, या उसका मल्टीपल, सॉरी उसका मल्टीपल होना चाहिए एक तरह से 65 का, जो कि नहीं है। जैसे ही आपने 2 1 डाला तो 8 8 64 और 165 इसका मल्टीपल है। 1 2 डालोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है, और 1 3 डालोगे तो डैट मीन्स कि 1 3 के केस में 27 8 35, 65 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेशियो को हम क्या करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करते रहते हैं, तो जो हमें लास्ट में मिलता है उसका कहीं ना कहीं मल्टीपल ही होना चाहिए। तो एक तरह से ये है कि आप डायरेक्टली ऑप्शंस को पुट करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवांगी है, ठीक है, उसने लैंड किया है कुछ पैसे शिवानी को 21.5% पे और कुछ पैसे श्वेता को 28 पे, 21.5 और 28, ठीक है। और एट द एंड ऑफ ईयर ही हैज़ गेंड शिवांगी ही हैज़, ओ माई गॉड, यहाँ ही हैज़ नहीं यार, यहाँ सी डालना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हम कर लेते हैं अपनी तरफ से। सी हैज़ गेन एन ओवरऑल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24%, ठीक है, कुछ नहीं करना। हमसे पूछा 1/what रेशियो हैज़ सी लेंट, इन्होंने शिवांगी को ही कंसिडर कर लिया है, क्या पता मे भी टाइपिंग एरर हो, हमारे टाइपिस्ट खतरनाक है भैया। इनवर्ट रेशियो हैज़ शी लेंड द मनी टू शिवानी एंड श्वेता, कुछ नहीं करना, इसमें एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवांगी ने दिया है शिवानी को 21.5% पे और श्वेता को दे रखा है 28% पे, और ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिल रहा है इन दोनों के कंडीशन के हिसाब से वो मिल रहा है आपको 24% का, ठीक है। हमसे पूछा किस रेशियो में इन्हें पैसा दिया, 4 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 2.5, तो यह जाएगा आप कट करोगे दैट इज़ 8 और 5, तो 8:5 दैट मीन्स 8 पार्ट दे रखा है हमें शिवानी को, शिवानी है ना पहले, ओके ठीक है, 8:5 दैट इज ऑप्शन सी। नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
इफ़ द स्पीड ऑफ, अच्छा एजर्शन और रीजन का दे दिया, ये तो रीजनिंग वाले पैटर्न पे दे दिया यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज डबल द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 100%, नहीं यार गलत है ये तो खैर। और स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन डिस्टेंस इज फिक्स्ड, बिल्कुल सही है। तो एजर्शन तो रॉन्ग है बट रीजन ट्रू है, दैट इज ऑप्शन बी। अब इसे बताता हूँ कैसे। देखो हमें मालूम है जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे स्पीड इंटू में टाइम होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस फिक्स कर दिया जाए, कहने का मतलब डिस्टेंस फिक्स कर दें या कांस्टेंट, एक तरह से हम कहते हैं डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता, तो उस केस में जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, या टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप यूँ कह लो ट्रू के। तो रीज़न तो आर ट्रू हो गया इस कंडीशन से। अब देखो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब अगर एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी घटेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है उसी मात्रा में या उसी क्वांटिटी के हिसाब से या उसी रेशियो के हिसाब से या उसी परसेंटेज के हिसाब से। अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उस केस में क्या होता है, पहली चीज़ को बढ़ाओगे जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अब क्योंकि हमें एजर्शन में दे रखा है स्पीड ऑफ व्हीकल इज डबल, तो जो टाइम टेकन होगा फिक्स डिस्टेंस के लिए, अब यहाँ फिक्स डिस्टेंस आ गया, दैट इज़ यही वाला कॉन्सेप्ट। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे स्पीड और टाइम, ठीक है। तो अगर स्पीड डबल हो रही है 1 से 2, आप बोलोगे स्पीड 1 से 2 हो रही है, तो कहीं ना कहीं टाइम जो है वो 2 से 1 लगेगा, कहने का मतलब 50% रिड्यूस होगा, 50% रिड्यूस होना चाहिए था। बट हमें बोला है जो टाइम होगा वो इंक्रीज होगा 100% से, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। तो सिर्फ रीज़न आर एक तरह से सही है, तो बोथ ये वाला भी होगा नहीं और एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन एक तरह से बी, हाँ ये ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी मैंने टिक मार रखा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था खैर। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रूट 7 के हमें वैल्यू दे दी, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, ठीक है। अगर मैं पहले उसको लूँ ऑप्शन को, तो रूट 700 ये आ जाएगा आपका 10√7, 343 आएगा आपका, दैट इज़ 7√7, तो ये आ गया 3√7, और 3√7 दैट इज़ रूट 7 की वैल्यू 2.65। अगर मैं इसकी वैल्यू 2.65 पुट करके इसमें आंसर निकालूँ तो कितना आएगा, 26 या 78, 7.80 और 0.15, ये आ जाएगा एक तरह से, कितना आएगा 7.95, ठीक है। तो 7.95 तो ठीक है। अगला आते हैं रूट 567, तो ये आएगा आपका 567 कितना आएगा 81 इंटू में 7 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 9√7, ठीक है। अब रूट 7 की वैल्यू है 2.65, 2.65 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 5 45, 4 9 6 54 और 4 58, कैरी 5 18 5 23.85, सो 23.85 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 2 भी सही है, दैट इज बोथ ए और बी। सो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीकर के प्रोडक्शन 30% इंक्रीज कर रहे हैं और ईयरफोन के, अच्छा पहले मेंशन कर देता हूँ, ऐसे स्पीकर और ई से ईयरफोन, ठीक है। इसका 30% जा रहा है, इसका 45%, एंड सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीकर एंड ईयरफोन बिकम्स, अच्छा बढ़ने के बाद जो इनका प्रोडक्शन का सम बन रहा है वो बन रहा है 29700। हमसे बोल रहा है इफ इनिशियली प्रोडक्शन ऑफ स्पीकर एंड ईयरफोन और इक्वल, ओके इक्वल बोला है, कुछ नहीं 100 पे कंप्यूट करा देते हैं, ठीक है। 100 इनिशियली मान लेते हैं हम, 100 यूनिट बनी, 30% इंक्रीज हुआ, आप कितनी होगी, आप बोलोगे 130, और यहाँ हो जाएगा 145, इन दोनों का सम अब कितना हुआ, आप बोलोगे डेट इज 275। 275 की वैल्यू हमें 29700 दे रखी है, तो हमसे बोला है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ईयरफोन, ईयरफोन दैट इज 100 की वैल्यू हमसे पूछिए, ठीक है। तो 275 इंटू में 100, ये आ जाएगा 11 2 11 5 11 2 700, ये जाएगा 4 टाइम्स में 27 चौक 10800, दैट इज ऑप्शन सी। ये भी एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन में कुछ जाननी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके मनीष ने 20,000 रुपये बोरो किए हैं 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 5% के हिसाब से, और राकेश ने बोरो किए हैं 10,000 3 साल के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो व्हाट विल द डिफरेंस। अरे यार ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ से 2 जीरो हटा दो, क्योंकि 100 डिवाइड लेते हैं तो 200 इंटू में 4, 200 इंटू में 4 इंटू में 5, एक पार्टी आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 जीरो हटा देते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पी इंटू में आर इंटू में टी बाई 100 करते हैं, तो 2 जीरो पहले हटा देते हैं। 100 इंटू में 3 इंटू में 8, अब देखो ये कितना आ जाएगा, 8 या 24 2400, और ये आ जाएगा दैट इज़ 20 20 4 4000। इनका डिफरेंस जो आ रहा है कितना आएगा, आप बोलोगे 1600। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमें एक तरह से आइडेंटिटी दे रखी है, इसके इक्विवेलेंट का रखा है इन्होंने, और हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, और आइडेंटिटी जो एक्सप्रेशन होती है देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, ये किसके बराबर होगी, आप बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, सॉरी ये बी यहाँ आएगा पावर में नहीं है, प्लस 3ab², ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब हमें दिख रहा है 3ab² है, तो दैट मीन्स कि ये वाली टर्म तो हटी जाएगी,
जब ये माइनस होगी ना इसके साथ, तो ये वाली टर्म हटेगी और ये वाली टर्म हटेगी। तो सिर्फ जो हमें टर्म कंसिडर करनी है ये वाली, एक तो ये करनी है और एक लास्ट वाली करनी है। तो देखो इसमें लगा देते हैं, आप बोलोगे आ जाएगा 216x³ और ये आ जाएगा आपका 3ab² डेट इज 3 6x और 5 5 25y²। सिमिलरली यहाँ से भी वो चीज़ आएगी दुगनी, तो इंटू में 2 कर देते हैं। ये इक्विवेलेंट है 36ax³ प्लस bxy²। तो मैं कह रहा हूँ लेट से यहाँ से हटा देते हैं 18, ठीक। और अगर मैं 18 बाहर निकाल दूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें 18 हटाना है, या 18 फर्दर इसे यहाँ कट करते हैं कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा 12x³ और ये आ जाएगा 25y², ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आ जाएगा ax³। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे, सॉरी यहाँ पे x भी है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपका a जो आ जाएगा वो 12 आएगा और जो b आएगा वो 25 आएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको बस पुट अप कर देना है। अगर जैसे 25 का स्क्वायर यहाँ पुट करोगे, ठीक है, इसे यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे हम जब डालेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे यह आ जाएगा 625 माइनस 144 अपॉन में 13। तो यहाँ से कितना आएगा, 1 यहाँ आएगा और 30 48 481 को 13 से डिवाइड करोगे तो इतना तो मेरे को पता है, लास्ट में 7 आएगा और 13 3 जा 39 होता है। तो दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो इसे फर्दर कट ही कर लेते हैं यार, देखो 13 3 जा 39 और 13 7 जा 91। क्योंकि मुझे पता है वैसे भी 13 किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आखिरी में 1 देगा, आप बोलोगे 7, और 2 ऑप्शन थे हमारे 27 37, बट मुझे पता चल गया 27 से बढ़ाएगा, क्योंकि 30 टाइम्स में 390 हो जाता है, सॉरी। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है हमारा एक तरह से 37 राइट आंसर है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन था खैर, बट और ये एसएससी में कहीं ना कहीं पहले भी ये क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा चीज़ में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मली कंपैरिजन का क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन फॉर्म आफ्टर कटिंग द कॉर्नर्स ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। देखो जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स से कॉर्नर्स कट करके हेक्सागन फॉर्म कर रहे हैं, तो जो हेक्सागन की जो साइड होगी ना वो 1/3 होगी, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। तो 1/3 के हिसाब से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे साइड जो है 3 आ जाएगी, साइड भैया जो आगे 3। अब एरिया क्या होता है हेक्सागन का, 3√3/2 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, जब यहाँ डालोगे 9 9 3 27√3, दैट इज ये आ जाएगा 27√3/2, दैट इज ऑप्शन सी। अब ये देखो ये होता कैसे है, इस चीज़ को भी बता देते हैं। लेट से ये यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने क्या हेक्सागन बनाना है, तो जो हेक्सागन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 6 साइडेड की फिगर होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक ये, ठीक है। ये यूं कट करेंगे हम कॉर्नर, कहने का मतलब ये देखो, ये जो डॉट 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 लगा रहा हूँ, एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट हम यहाँ लगाएंगे। कट लगाने पे जो हमें मिलेगा ये इतनी फिगर मिलेगी, ये रेड पोर्शन वाली, ठीक है। हमसे बोला है एरिया ऑफ हेक्सागन। अब देखो हेक्सागन यहाँ पे क्या होगा, ये लेट सपोज ये साइड हमारी ए है, अगर हम इसे ए कंसिडर करें, और ये भी हमारी साइड ए है, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल होगा ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये जो होगा ये भी कहीं ना कहीं ए हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है ये जो एंगल है, सॉरी ये जो साइड है हेक्सागन की वो ए आ गई, ठीक है। अब ये अगर साइड ए आ गई तो हमारी ये साइड भी तो हेक्सागन की ही साइड कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी ए होगा, ठीक है। और ये ए है, अब ये ए है क्योंकि ये भी साइड ऑफ हेक्सागन है, तो ये भी हमारी ए आ जाएगी और ये भी ए आ जाएगी। तो देखो ये जो नीचे आप देखोगे ये 3 आ गई, ये नीचे 3 है, ये आप बोलोगे क्या है, आप बोलोगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये जो ए है, ठीक, ये बराबर हो जाएगा हेक्सागन की साइड। तो एक तरह से आप इसे डायरेक्टली भी इस कंक्लूजन को याद रख सकते हो। कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल से आप कट करके अगर हेक्सागन बना रहे हो, तो जो हेक्सागन की साइड होगी वो कहीं ना कहीं 1/3 होगी एज कम्पेयर टू द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर GL पैरेलल है HK के, ठीक है, ठीक है, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके। GH हमें दे रखा है 3, HJ हमें दे रखा है 9, ये यहाँ से यहाँ दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ। HK 7.5, ये हमें दे रखा है 7.5। तो GL की लेंथ पूछी है ट्रायंगल, ठीक है। यार कुछ नहीं, इसमें BPT लगा देनी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसे हम थेल थ्योरम भी बोलते हैं कभी कभी। कहने का मतलब जो ट्रायंगल की साइड हैं अगर पैरेलल हैं, ठीक है, एक साइड कोई पर्टिकुलर बेस से पैरेलल है, तो जो साइडें होंगी एक तरह से प्रोपोर्शनली यूँ कह लो बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, आप बोलोगे JH अपॉन में JG बराबर हो जाएगी HK अपॉन में GL। तो JH कितना है, आप बोलोगे 9,
जे कितना है 12 और एच के है हमारा 7.5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो ये 3/4 है, अगर 3 की वैल्यू 7.5 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 10। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन थे बीपीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हम देखो वाई को सबसे पहले लेंगे। ठीक है, ये वाई दे रखा है, खैर 5 2। अब यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट्स को, एक्स के कांस्टेंट को लेंगे -15 और 3, और कांस्टेंट टर्म लेंगे 7 2। तो आप देखोगे ये जो x का कोऑर्डिनेट है y के कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होता दैट मीन्स कि इस केस में क्या होता है? आप बोलोगे ये लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और ये होती है एक तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन। सो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा एक तरह से ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो बाकी जो कंडीशन होती है, दो और कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि अगर इनके x1 कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं y1 कोऑर्डिनेट्स, और जो कि फर्दर बराबर नहीं होते हैं कांस्टेंट टर्म्स के, c1 c2 डिनोट कर रहा हूँ, तो उस केस में लाइन आपस में पैरेलल होती है। ठीक, पैरेलल होती है, उस केस में नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनती है। और एक जो लास्ट बनती है, ठीक है, जो लास्ट बनती है उसमें क्या होता है कि x1 अपन में x2 बराबर हो जाएगी y1 अपन में y2 के बराबर हो जाएगी कांस्टेंट टर्म c1 अपन में c2। उस केस में जो लाइन होंगी वो कोइंसिडेंट होती है, मतलब लाइन आपस में ही ओवरलैप कर रही हैं। ठीक, और उस केस में होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने एक तरह से आपको तीनों कंडीशन बता दी, क्या होता है क्या नहीं, किस केस में क्या होता है क्या नहीं। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा इसके स्क्वायर रूट में पूछा नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो इसमें टर्म्स सॉरी डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी भी 7 8 है तो इस केस में 4 हो जाएगा। दैट इज़ जो नंबर ऑफ डिजिट होता है वो होता है कि अगर मान के चलो इसमें इवन है, तो उस केस में इसके स्क्वायर रूट में क्या होगा? दैट इज़ e/2। ठीक है, और अगर ऑड है, ठीक है, तो उस केस में अगर डिजिट ऑड होती तो डेट मीन्स ओ ऑड प्लस 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब जैसे इस केस में 8 हैं तो आप बोलोगे 8/2 डेट इज़ 4, इसके स्क्वायर रूट में जो होगी वो 4 होगी, ऑप्शन बी। अगर यहीं पे 9 डिजिट होता तो आप कहते हैं 9 + 1 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 5, तो उस केस में 5 डिजिट हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमें ये टेबल दे रखी है जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ पिज़्ज़ाज ऑर्डर। अच्छा, एक पर्टिकुलर अलग अलग बिल्डिंग में रहने वालों लोगों के द्वारा डिलीवरी के आइटम्स दे रखा है। ठीक है, पिज़्ज़ा हट, डोमिनो और मोजो पिज़्ज़ा। ठीक है, हमसे पूछा है वट परसेंट लेस इज द टोटल नंबर ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑर्डर इन द 3 बिल्डिंग। तीनों बिल्डिंग में डोमिनो पिज़्ज़ा कितने ऑर्डर हुए हैं? आप बोलोगे 4 3 7 90। डोमिनो पिज़्ज़ा 90 ऑर्डर हुए हैं तीनों बिल्डिंगों में मिला के। और ये बोला कि ये कितने कम हैं सम ऑफ नंबर ऑफ पिज़्ज़ा हट और मोजो पिज़्ज़ा ऑर्डर द्वारा। तो पिज़्ज़ा हट कितने हैं? आप बोलोगे ये आ जाएगा 2 2 4 5 58, ये हो गए 58, और ये आ गया 16 18 34 8 42, इन दोनों का सम आ गया 100। ठीक है, अब हमसे पूछा था डोमिनो पिज़्ज़ा कितना कम है इन दोनों के सम के, तो आप बोलोगे 10 कम है, 10 कम दैट इज़ 10%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकित ट्रैवल कर रहा है इस स्पीड से 8 घंटे के लिए और इस स्पीड से 2 घंटे के लिए। एवरेज स्पीड पूछिए, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस आ गया 200, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस आ गया 30। टोटल टाइम कितना लग रहा है? आप बोलोगे 8 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, दैट इज़ 10, तो ये आ जाएगा एक तरह से 23। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी, अच्छा टाइम इनका सेम दे रखा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रेशियो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के, तो ए बी 7/5, बी सी 6/5 है, तो ये आ जाएगा 7 रेशियो नहीं, ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी दैट इज 7 6 42 और 5 6 30, 5 5 25। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। अब हमसे बोला है ए का शेयर बी के शेयर से एक्सीड करता है 4800, दैट मीन्स कि 1200 की वैल्यू जो है, सॉरी 12 की जो वैल्यू है 4800 रुपये है। एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आप कितनी आएगी? आप बोलोगे 400। हमसे पूछा है सी की दैट इज़ 25, 25 इंटू में 400 जब आप करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 10000, 10,000 रुपये, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चनों में जाननी है। हमसे बोला मीन ऑफ इसका इसका इसका। ठीक है, कुछ नंबर दे रखे हैं, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर का मीन 45 दे रखा है, तो मीन ऑफ एक्स वाई का पूछा है। एक्स वाई का, तो यार देखो इसे अगर हम बेसिक से करें तो बेसिक से भी इजीली हो जाएगा, क्यों हम खाम इसमें टाइम वेस्ट करें।
अगर मैं इसे बेसिक से करूँ 8 नंबर है तो टोटल सम कितना आएगा? आप बोलोगे 45 90 90 चौक 360, 360 सम आ जाएगा यहाँ पे। और यह आ जाएगा डेट इज़ 55 65 75 74। इसका सम बनेगा 74 74। जब इसके साथ माइनस करेगा बचेगा -20 और -48 मिल के बनेंगे -68। और ये 235 1 ये बन जाएगा डेट इज़ 248। 248 प्लस इसके साथ सब्ट्रैक्ट होके बनेगा एक तरह से, नहीं 248 नहीं सॉरी, ये बनेगा 348, क्योंकि 235 और 113 348। ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होके बनेगा डेट इज़ 280। 280 है ना भाई, 280 है, हाँ ठीक है 280 है। अब 280 यहाँ पे आ गया, प्लस इसके साथ x भी है, प्लस इसके साथ y भी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? इन दोनों का फर्दर एक तरह से डिफरेंस, तो ये आ जाएगा यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 80। ठीक, अब हमसे इसका मीन पूछा है तो x प्लस वाई बाय 2 कर दो, तो मीन आ जाएगा एक तरह से 40। डेट इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने 12 पेन खरीदे हैं 18 रुपये, नहीं 12 पेन्स फॉर 18 रुपीज़ पर डजन। ठीक है, तो एक तरह से 12 पेन 18 रुपये में खरीदे हैं और सभी को बिका है 3 रुपये ईच। तो 12 पेन की वैल्यू क्वांटिटी सेम कर देते हैं 18 रुपये, 18 रुपये हमारा CP आ गया। और एक पेन डेट इज़ 12 पेन की वैल्यू आ जाएगी आपका 36, तो ये आ गया एक तरह से SP। तो व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंट? आप बोलोगे 18 और 36 कितना है? 100%। 18 CP है 36 SP है तो 100% प्रॉफिट हो रहा है ना, डेट इज़ ऑप्शन बी। ये भी बेसिक क्वेश्चन था। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 25। 4 डिजिट नंबर, अच्छा सभी का सम बताना है। तो आप बोलोगे जो सबसे पहला नंबर होगा वो होगा 4 डिजिट में क्या होगा? 1000। ठीक, और जो लास्ट डिजिट होगी वो कौन सी होगी? आप बोलोगे 9975। अब देखो सम क्या होता है, आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, डेट इज़ 9975 और 10000 ये होगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो आ जाएगा आपका 759 और 9 + 1 डेट इज़ 10। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो AP के कॉन्सेप्ट से हम निकाल देंगे, डेट इज़ 9975 बराबर 1000 A + n-1 इंटू में D, डिफरेंस भी 1, सॉरी डिफरेंस कितना है? 25 है। तो अगर मैं 25 से अगर यहाँ पे कट करता हूँ, लेट सपोज इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, 9911000 डिवाइडेड बाय 25 + 1 = n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना, मुझे मालूम है अगर मैं 25 से यहाँ कट करूँ तो 25 4 40 टाइम्स में, और अगर इसमें एक 25 और ज़्यादा होता तो ये 10,000 होता, डेट इज़ 400 हो जाता, तो कहीं ना कहीं ये 399 हो जाएगा। ठीक, 399 - 40 359 + 1 360। तो जो n की वैल्यू है वो हमारी 360 है। जब आप इसे यहाँ पुट करोगे तो ये 2 से कट कर देगा, ये बचेगा 180 और 10975। ठीक, अब इसे हम फर्दर देखें तो 18 5 जा 99, 18 7 जा 126 9 135, 13 कैरी, और 89 जा 162 13 175। यहाँ पे आ जाएगा 7 और 18 और 1 19, तो 1975500, डेट इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था खैर, ठीक है, बट इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बस ये था कि नंबर कहीं ना कहीं ऑप्शन भी एक तरह से आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो कहीं ना कहीं गलती होने के ऐसे क्वेश्चन में चांस हो जाता है, कहीं ना माइंड ने ट्रिक कर जाता है आपके साथ, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ऑप्शन सी भी देखोगे तो 1975 है और लास्ट में 0, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्म का वॉल्यूम हमें दे रखा है, साइड दे रखा है बेस का प्रिज्म का 22 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ प्रिज्म, और बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वॉल्यूम क्या होगा? आप बोलोगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी है? डेट इज़ 22, फर्दर यहाँ आ गया 22 और यहाँ आ जाएगा हाइट h, ये बराबर है हमारा 2178 √3 के। √3 से √3 गया, यहाँ से गया 11 2 टाइम्स में, 11 × 11 और 1 11 9 11 8, फर्दर ये 2 टाइम्स में गया 11 1 11 8, और ये 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई होकर नीचे वाले डिनोमीटर 4 को कट कर देंगे, तो h की जो वैल्यू आएगी वो एक तरह से 18 आएगी। तो जो हाइट होगी प्रिज्म की, ट्रायंगुलर प्रिज्म की, जो जिसका बेस इक्विलेटरल है, वो हो जाएगा एक तरह से 18। ये भी एक तरह से बेसिक क्वेश्चन था। खैर इस बार के ओली बोर्ड में ऐसे क्वेश्चनों में कुछ जान लग नहीं रही। एवरेज बोला है सभी नेचुरल नंबर का, ठीक है, इससे इसके बीच में, तो इससे और इसके बीच में हमसे बोले, ठीक है। तो पहला जो नंबर होगा वो कितना होगा? आप बोलोगे 1269, और जो लास्ट नंबर होगा 1985, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के केस में क्या होता है, ये एक तरह से AP फॉर्म कर रहे हैं, तो n/2 a + l, जो सम होगा n/2 a + l होगा 1269 + 1985, ये आ गया एक तरह से सम।
बट हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज, तो एवरेज के लिए फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दोगे तो एन से एन कट जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता, ये खैर मैंने आपको बताने के लिए किया है, नहीं तो आप क्या करोगे, हमेशा अगर एवरेज बोला जाए कॉन्सिक्यूटिव नंबर का तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का एक तरह से एवरेज लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो अगर यूनिट डिजिट देखो मैं तो सभी की अलग है, तो 9 और 5 4 4 4 किस केस में आएगा 7, दैट इज 1627, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को मैंने यूज़ करके इसमें लगाया है, नहीं तो आप इसे सॉल्व भी कर लेना, ठीक है। और देखो ये होता क्या है, मैं कह रहा हूँ एपी वो होती है कि एक तरह से कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, कोई चीज़ कॉन्जिक्यूटिवली आगे बढ़ रही है। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई टर्म है हमें दे दी, ठीक है, ए, ये हमें दे दी बी, यहाँ दे दी सी डी ई एफ जी, और ये फर्दर फर्दर आगे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, लेट्स से जेड तक है, ठीक। और ये एक तरह से एपी हैं, एपी इन द सेंस कि इनके जो बीच का डिफरेंस है वो बराबर है, हो सकता है बीच का डिफरेंस 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना जो पहला और आखिरी जो टर्म होता है ना, ठीक है, उसका ही एवरेज होता है एक तरह से इन सभी नंबरों का। या यूँ कह लो सेकंड नंबर यहाँ से ले लो, सेकंड नंबर फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड नंबर फ्रॉम लास्ट, दैट इज एक्स, सॉरी वाई होगा ना, हाँ वाई, अगर मैं वाई लूँ तो इनका एक तरह से एवरेज, इसका भी एक तरह से कहीं ना कहीं सभी नंबर का एवरेज होगा, या तो थर्ड टर्म्स यहाँ से ले लो और यहाँ से लास्ट थर्ड, तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और खैर अच्छा क्वेश्चन था ये भी कहीं ना कहीं। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बिल्डिंग दे रखी है, उनकी हाइट दे रखी है, हाइट नहीं, ये है 12√3 मीटर अपार्ट। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ शॉर्टर बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ लॉन्गर बिल्डिंग 60 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में ये दे रखा है टू बिल्डिंग्स आर इतना मीटर अपार्ट, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ शॉर्टर बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बड़ी वाली बिल्डिंग के टॉप पे वो है 60 डिग्री का, और ये 12√3 है, डेट मीन्स कि ये जो वैल्यू है 12√3, तो कहीं ना कहीं ये भी 12√3 होगी, ठीक है, सेम ही डिस्टेंस है। हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो देखो ये वाली जो हाइट है, ये हाइट तो यहाँ पे भी कॉमन आ रही है, एक तरह से हमसे इसकी वैल्यू पूछ रही है, इस वाले पार्ट की। तो एक बात बताओ, tan 60 का अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो इस वाले पार्ट को अगर मैं x डिनोट कर दूँ, x 12√3, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, खैर उसका आंसर 36 आएगा क्योंकि हमें पता है √3 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3/1, tan 60 √3/1 होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से आंसर 36 आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 pencils are picked from a box of colored pencils that has 6 red pencil, 7 blue और 3 green। हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी कि सिर्फ एक पेंसिल ग्रीन होगी, ठीक है। देखो टोटल 16 पेंसिल्स हैं, उसमें से हमने 2 पेंसिल ड्रॉ करी, जिसमें से हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि सिर्फ एक पेंसिल ग्रीन होगी। टोटल ग्रीन पेंसिल कितनी है, आप बोलोगे 3, तो मैं कह रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16C2, 2 पेंसिल चूज़ करें आउट ऑफ 16, और इसमें से एक ही ग्रीन बोला है, टोटल ग्रीन 3 है, तो एक की कितनी आएगी 3C1 इंटू में बाकी एक पेंसिल और चूज़ करनी है बची हुई पेंसिल से, टोटल 16 है, 3 ग्रीन है, तो बची हुई कितनी होगी नॉन ग्रीन, दैट इज 13, तो 13C1, ठीक है। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला वो लगा देंगे, 3C1 का आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ आ जाएगा 16 इंटू में 15 इंटू में 2, ठीक। अब देखो न्यूमरेटर में कहीं ना कहीं चलो कोई नहीं सॉल्व भी कर देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हो, ऑप्शन है 13/14, क्योंकि मुझे दिख रहा है 13 एक प्राइम नंबर है, खैर है तो 3 भी, बट 13 एक ऐसा नंबर है जो कहीं ना कहीं डिनोमीटर को कट नहीं कर रहा है, या डिनोमीटर में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो न्यूमरेटर के 13 को हटाएगी, तो हमारे ऑप्शन में आंसर में कहीं ना कहीं 13 होना चाहिए, ठीक। फिर भी इसे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ अगर मैं इसे कट करूँ 3 5 जा, और ये आ जाएगा 2 8 टाइम्स में, तो 8 5 जा 40, 13/40, इससे भी यही आ रहा है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइप पी एलोन कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट। पाइप पी किसी टैंक को अकेले 15 मिनट में भर रहा है, और पी और क्यू टुगेदर आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट स्टार्टिंग विद क्यू। कहने का मतलब पी हमें दे रखा है 15 मिनट में किसी को फुल कर रहा है पूरा। अब इन दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, जिसमें क्यू पहले काम करता है फिर पी करता है। टोटल इन्होंने समझ लिया 25 मिनट 24 सेकेंड। तो क्यू ने पहले स्टार्ट किया, तो आप बोलोगे 13, अगर ये 26 होता तो 13, तो दैट मीन्स कि क्यू ने 13 मिनट काम किया, और बचा हुआ काम दैट इज़ 12 मिनट 24 सेकेंड, 24 सेकेंड होगा 2/5, तो एक तरह से इतना मिनट 12 2/5 मिनट पी ने किया। तो 12 2/5 मिनट कितना होगा, आप बोलोगे 62/5। मैं कह रहा हूँ कि 15 मिनट में पूरा करा है, तो 62/5 मिनट में कितना यूनिट ऑफ वर्क करेगा, 62/5, और ये आ जाएगा 15, दैट इज़ 62/75। अब 62/75, अगर 75 यूनिट वर्क था जिसमें से 62 यूनिट ए ने कर दिया, तो इसका बचा हुआ यूनिट जो 13 यूनिट है वो क्यू ने किया है कितने 13 मिनट में। 13 यूनिट जो वर्क है, ठीक, 13 यूनिट वर्क है वो एक तरह से 13 मिनट में किया, तो एक यूनिट वर्क कितने करेगा 1 मिनट में,
टोटल 75 यूनिट है, तो 75 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं 75 मिनट आ जाएगी, और जो कि एक तरह से क्यू का टाइम है। ठीक, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और ये एक तरह से अच्छा क्वेश्चन था। खैर कहीं ना कहीं ये सिर्फ अभी तक क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, और जो ऊपर जो स्टेटमेंट और एजर्शन वाले थे, ठीक है, वो भी क्वेश्चन अच्छे थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मैन है, ठीक है, वो मोबाइल फ़ोन को बेच रहा है 15% प्रॉफिट और दूसरे मोबाइल फ़ोन को 20% प्रॉफिट पे। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल फ़ोन, अच्छा दोनों मोबाइल फ़ोन की जो सेलिंग प्राइस आ रही है, ठीक है, सम ऑफ सेलिंग प्राइस होना चाहिए था वैसे तो, खैर चलो कोई नहीं, दोनों अंडरस्टूड है वो तो। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल फ़ोन इज दिस, और कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ लेट से दो मोबाइल फ़ोन है, कॉस्ट प्राइस सेम कॉस्ट प्राइस के 100। पहले को बेका 15% प्रॉफिट, दूसरे को बेका 20% प्रॉफिट। इनकी जो वैल्यू है, ठीक, इन दोनों की सेलिंग प्राइस का दैट इज़ 235। ये क्वेश्चन में हमें दे रखी है 45120। हमसे बोला है कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की एक तरह से कॉस्ट पूछी है, टोटल कॉस्ट पूछी है, कौन सी कॉस्ट पूछी है यार, ये भी तो क्लियर नहीं हो रहा। 45 टोटल ही कॉस्ट पूछी होगी, रीज़न बीइंग दैट क्योंकि 15% और 20% प्रॉफिट आ रहा है, 45,000 के आसपास तो टोटल कॉस्ट ही होगी, क्योंकि वैल्यू ट्वाइस में जा रही है। तो यहाँ से आप देखो, नहीं टोटल कॉस्ट नहीं होगी ना, सिंगल आइटम्स की ही कॉस्ट पूछी है, हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 235, 100 की वैल्यू पूछी है, 100 यूनिट की वैल्यू के लिए 25120 अपॉन में 235 इंटू में 100, तो ये कट जाएगा, डेट इज़ 47 टाइम्स में ये आ जाएगा 20, लास्ट में तो डबल जीरो आएगा ही आएगा, ये तो इतना श्योर है। ठीक, और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, देखो क्योंकि एक जीरो यहाँ का आएगा, एक जीरो यहाँ का आएगा, बाकी क्योंकि जीरो कट नहीं कर रहा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी एक तरह से नॉर्मल ही क्वेश्चन था। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए इज़ 50% लेस एफिशिएंट देन बी, और सी जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। ठीक है, ए, बी और सी। ए 50% लेस एफिशिएंट है, दैट मीन्स कि अगर बी की 2 होगी तो ए की 1 होगी एफिशिएंसी का रेशियो, और सी जो है वो 25% ज़्यादा है, तो 1.25 आ गया। ठीक, ये एफिशिएंसी के इनके रेशियो हैं। अब हमसे बोला है बी 1/3 काम को कर रहा है 10 डेज़ में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा फुल, आप बोलोगे 30 डेज़, पूरा काम करेगा 30 डेज़ में। अब मैं कह रहा हूँ कि 30 डेज़ में तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं ना बी के थ्रू। आप बोलोगे जो टोटल वर्क की वैल्यू आएगी, एफिशिएंसी बी की 2 है और 30 डेज़ में पूरा कर रहा है, तो टोटल वर्क आ जाएगा 30 इंटू में 2, 2 इंटू में 30। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है ए बी सी टुगेदर कितने में करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 4.25। 4.25 डबल डेसिमल हमने हटाया नीचे से, ये बन जाएगा, और ये कट होगा, दैट इज़ 25, 2500 होता है, 75 का में 3, दैट इज़ 17, 17, और यहाँ आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा एक तरह से 240 अपॉन में 17। तो ये 10 से तो ज़्यादा आएगा, चलो कोई नहीं, ये ऑप्शन तो हट गया, ये भी हट गया, और ये कितना आएगा, 60 बचेगा ना, 17 नहीं, 60 नहीं बचेगा, 70 बचेगा, 17 4 60, डेट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, इसे जब आप फर्दर ब्रेक करोगे तो आएगा 14:2/17। सो 14 से ही 2/17 दिन में तीनों मिलकर एक तरह से इस काम को पूरा करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर 6। देखो ये एक तरह से सीक्वेंस होते हैं, पैटर्न होता है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 12 ऐसे करके जाएगा, और यहाँ पे 90 तो है ही, प्लस इसे लास्ट में 84 को कंसिडर करते हैं। ठीक, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 हमें मालूम है 1 होता है। अब देखो ये 6 और ये 84, ये हर जगह साइन स्क्वायर है, तो मैं ये कह रहा हूँ कभी भी याद रखना, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 1 होती है, कब, जब ए प्लस बी का सम एक तरह से 90 हो। तो मैं कह रहा हूँ जो यहाँ से हम लेंगे 6 और यहाँ से हम लेंगे 84, 90 बना रहा है, फर्दर इससे 6 कम कितना आएगा 78, और ये 6 ज़्यादा 12, तो 78 12 ये भी 90 बना रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पैटर्न बनती है, जो पहली टर्म होगी लास्ट टर्म के साथ, सेकंड जो फर्स्ट होगी वो सेकंड लास्ट के साथ पैटर्न बनाएगी। अब हमें ये ढूंढना पड़ता है यहाँ पे टोटल एक तरह से टर्म्स कितनी है, तो आप बोलोगे 6 और 84, 6 का मल्टीपल है 84, तो 84 को डिवाइड कर दो 6 से, तो एक तरह से 14 टर्म्स हैं हमारे पास टोटल, तो एक तरह से 7 पेयर्स बनेंगी, ये जो बनेंगी 7 पेयर्स बनेंगी। अब जब 7 पेयर्स बनाएंगी तो एक तरह से 7 तो सम ये हो गया 7 पेयर का, और प्लस साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू फर्दर आपको और ऐड करनी है, तो साइन 90 क्या होता है 1 और उसका स्क्वायर 1, दैट इज 8। तो ये एक तरह से अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा तो नहीं बोलूँगा खैर, क्योंकि रीजन बीइंग दैट एसएससी में कई बार पहले भी आता रहा है। ठीक है, ये एक तरह से प्रीवियस ईयर के ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, ऐसा कोई नया नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई द, यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, ये तो नॉर्मल है, 2a और माइनस ए, और कहाँ है यहाँ पे +3 आ जाएगा, 5a, 5a + 3 8a,
8A आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे 4B और -B 3B और -2B B, डेट इज ऑप्शन है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मीन दे रखा है हमें किसी डेटा का, ठीक है, किसी डेटा का क्या मतलब, एक डेटा का जो मीन दे रखा है 21 ज़्यादा है मीडियन से। मीन जो है वो मीडियन से 21 ज़्यादा है। तो डिफरेंस बिटवीन मीन और मोड पूछा है। तो देखो हमें एक पता है 3 मीडियन -2 मीन बराबर मोड होता है। 3 मीडियन -2 मीन बराबर मोड होता है, ठीक। आप बोलोगे तो मैं ये कह रहा हूँ हमसे पूछा है मीन और मोड का डिफरेंस, तो मोड तो है, मेरे को कहीं ना कहीं मीन और लाना है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं देखो यहाँ 3 कॉमन ले लूँगा, यहाँ कर दूंगा मीडियन माइनस मीन, ठीक है। अब 3 माइनस मीन हो गया, बट -2 था तो प्लस कहीं ना कहीं मीन यहाँ करना पड़ा होगा मुझे, इज इक्वल टू मोड, ठीक है। अब मीडियन माइनस मीन की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे मीन माइनस मीडियन की 21 है, तो इसका उल्टा जो इसका एक तरह से मीडियन माइनस मीन की जो वैल्यू होगी -21 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 इंटू में 21 प्लस मीन इज इक्वल टू मोड, और डिफरेंस पूछा है इन दोनों का मीन मोड का, तो कहीं ना कहीं एक तरह से 63 आ गया, डेट इज मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 63, डेट इज ऑप्शन है, ठीक है। ये भी एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन था, और ये हमारा आज के ओली बोर्ड के लाइव मॉक्स का एक तरह से लास्ट क्वेश्चन था। बट मैंने जो उम्मीद करी थी वो उस तरीके का ओलिव का ये मॉक रहा नहीं, क्योंकि बहुत ही इस बार इन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, एकदम बेसिक जिसे कहते हैं, ठीक है। ये भी बेसिक, सारे क्वेश्चन बेसिक्स ही हैं, नॉर्मल। ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं कि जिसमें डिफ़िकल्टी अराइज हो, ठीक है, कि सोचना पड़े, कोई भी क्वेश्चन नहीं है आप देखोगे तो, ठीक है। बस ये है तो इस बार थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे थे, बट ये भी कहीं ना कहीं विद इन द टाइम फ्रेम जो हमें अलॉटेड होता है पर क्वेश्चन के हिसाब से, वो उसके अंदर हो जाता अगर आप बेसिक से भी नहीं कर रहे हो, लाइक अगर आपको डायरेक्ट मेथड नहीं पता, ठीक है। और एक तरह से इस मॉक्स में ऐसा कोई डिफ़िकल्टी और कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं था, बस वही ऊपर के ही थे वो एजर्सन रीजन वाले, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले, ये 1 2 बस, ये भी थोड़ा एक तरह से फंसाने वाले क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं ये भी आसानी से हो जाता, ठीक है।